अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लफ्ज़ों के तसलसल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वहीद मक्की। नाजरीन, आज हमारे साथ प्रोग्राम में मोहम्मद आदिल भट्टी साहब, मरकज़ी ऑर्गेनाइज़र पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लवर्स विंग और किक बॉक्सिंग पाकिस्तान के सीनियर नायब सदर एग्जेक्टिव मेंबर किक बॉक्सिंग मोहम्मद आदिल भट्टी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि प्रोग्राम में वबरकातुहू। आपको खुशामदीद कहते हैं जी, थैंक यू वेरी मच। और कैसे हैं, सेहत? जी मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप खैरियत से हैं? जी ठीक ठाक हैं। अच्छा आदिल भाई, सबसे पहले आपको पूछना था कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लवर विंग के मरकज़ी जो ऑर्गेनाइज़र रहे हैं, ठीक है, तो आपने ये तंजीम साजी इसकी कैसे की? मैं सैयद ज़फ़र अली शाह साहब, एक्स सेनेटर, जो अब नामी ग्रामी शख्सियत है उनकी, वो मेरे उस्ताद हैं, पेट्रन चीफ थे वो नवाज शरीफ लवर्स के। तो उन्होंने जब मियां नवाज शरीफ से मोहब्बत में ये काम विंग बनाई तो उन्होंने मुझे इस्लामाबाद में बुलाया कि आप भी इसमें काम करें, क्योंकि मैं सियासी कारकुन था, कोई सियासी जरासीम थे हमें। तो वो उनसे मेरी सुप्रीम कोर्ट में एक दफ़ा मुलाकात हुई थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वो लायर भी हैं। तो वहाँ पे फिर उन्होंने मुझे ये ओहदा सौंपा और उन्होंने कहा जी आप पहले पंजाब में करें, फिर मरकज़ में इसको काम करें, क्योंकि मुझे बड़ा शौक़ था। तो मैं चाहता था कि ये जैसे बड़े बड़े जलसे होते हैं मैं भी करूँ ऐसे, और मैं मुख्तलिफ पंजाब में जाऊँ, सूबों में जाऊँ और काम करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ़ेसबुक, मेरी जो आईडी के ऊपर मेरे बड़े बड़े जलसे देखे जाते हैं, जिसके ऊपर लास्ट टाइम एक मैंने जलसा हवेली लखा में किया था, उकाड़ा में, तो मियां मंजूर भट्टू के हलके में। तो वहाँ पे मियां नवाज शरीफ साहब ने जब वो जलसा देखा तो उन्होंने वहाँ के डीसी से पूछा कि ये कौन बंदा है और जिसने नून लीग इतना बड़ा जलसा किया। तो वहाँ डीसी साहब ने मुझसे पूछा कि आप आए हैं, और ज़फ़र अली शाह साहब भी पहुँचे हुए थे, तो मेरा ज़्यादा वहाँ पे नाम लिया गया और मैं बड़ा खुश हुआ कि मियां नवाज शरीफ ने ये पूछा है। तो इसके अलावा मैं ये चाहता था कि इस मुल्क की जो बका है, इस मुल्क की जो सलामती है, इस मुल्क को जो ऊपर लेके जा सकता है या मुल्क की जो भलाई चाहता है, वो सिर्फ मियां नवाज शरीफ है, जिसके लिए हमने मियां नवाज शरीफ की ये नवाज शरीफ लवर्स विंग बनाई, ताकि एक नवाज, वैसे भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ थी, तो हमने उनकी मोहब्बत में थोड़ा सा इसको लवर्स विंग जो है बनाया, उसमें हमने बड़ा। अच्छा आदिल भाई, आपने कहा कि पूरे पाकिस्तान में आपने तंजीम साजी भी की, बड़े बड़े जलसे भी किए, ठीक है, जब दौरे इक़्तिदार था पाकिस्तान मुस्लिम लीग का, लेकिन अब ये लवर विंग एक गुमनाम सी तंजीम बन गई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये क्यों ऐसा हुआ बाद में? हाँ जी, बाद में ये हुआ कि क्योंकि मियां नवाज शरीफ जब हुकूमत बन गई, वो चले नहीं इतनी देर उनकी हुकूमत, और मेरी मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई इस्लामाबाद में, जिनके उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे नबील अवान, जो भी सेक्रेटरी हेल्थ हैं। इनके लेटर मेरे पास मौजूद है, इन्होंने मुलाकात के लिए मियां साहब से मुझे लेटर लिखे और मैं मियां साहब को मिला भी था वहाँ पे। तो मेरे पास जो मेरी फाइल्स हैं, मेरे रिकॉर्ड्स हैं, वो मियां साहब को मैंने दिखाए। उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया कि आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मजबूती के लिए बड़ा काम किया है, और नो डाउट जिसको ऑन किया गया मुझे। लेकिन उसके बाद चूँकि मियां नवाज शरीफ के ऊपर ख़ुद एक क्राइसिस शुरू हो गई अदालत की तरफ से, नैब की तरफ से, और पार्टी वो इक़्तिदार ना इतना चल सके, तो फिर दोबारा हम भी उसमें खामोश हो गए कि अब जब दोबारा होंगे तो फिर हम मदर लीग के साथ दोबारा काम करेंगे। अच्छा, आजकल माशाल्लाह आप फिर से एक्टिव हुए हैं, ठीक है, इस प्लेटफार्म से, और मुख्तलिफ आप जगहों पे पंजाब की ओर देखे जाते हैं, ठीक है, फिर से आप तंजीम साजी का ये सिलसिला स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसमें आपको किस किस्म की अब मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? ये जो अभी आप मुझे देख रहे हैं, ये मेरी सबका हिस्ट्री जो आप कभी फेसबुक पे देखते हैं या व्हाट्सएप पे देखते हैं, ये मेरा सबका रिकॉर्ड है। अभी हम इस पे एक्टिव नहीं है अभी। अच्छा। क्योंकि मेरी रिसेंटली पिछले 2 वीक में राना सनाउल्लाह साहब ने मुझे बुलाया था फैसलाबाद में। उन्होंने कहा था कि आप बताएं मदर लीग में आना चाहते हैं या आप यूथ विंग में आना चाहते हैं। सही। उनका मेरा ये फैसला हुआ कि आप मुझे मदर लीग में ले लें, पंजाब में नीचे जिस ओहदे में भी ले लें, मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। फिर उन्होंने कहा कि मैं दोबारा कैप्टन साहब से आपकी मुलाकात रायबंद में करवाऊँगा कि अगर आप यूथ में कहीं ऊपर पाकिस्तान में आ जाएँ, चूँकि आपका बड़ा वर्क है और पूरा लोग आपको जानते हैं, तो ज़्यादा पार्टी को फ़ायदा हो जाएगा, चेहरा शनाई है, लोग आपको ज़्यादा धड़े में आ जाते हैं। तो अभी उसमें जब जो फैसला होगा, शायद ये इसको हम उसमें जम करके तो मैं उसमें किसी ओहदे में चला जाऊँगा। अच्छा, आप पूरे तकरीबन पाकिस्तान में घूमते फिरते हैं, इतने लोगों से आपकी मुलाकातें होती हैं, लोगों को देखते हैं, तो ये अवामी मसाइल के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो लोगों के साथ जब से ये हुकूमत आई है, इसकी 2 साला कारकर्दगी अवाम के लिए कैसी देख रहे हैं आप? अब 2 साला कारकर्दगी जो अवाम के लिए देख रहा हूँ, जो दबंग वाला कंटेनर पे जो इन्होंने दावे किए थे, उनमें से कोई 100 में से अगर इन्होंने कोई 5% भी किए हो तो मैं जनाब इनको अभी भी क्लैपिंग और इनको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन उनमें भी कुछ नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो है। जो बात ये करते थे वो उसके बिल्कुल अपोजिट किया है। इमरान खान साहब अगर आज कहते हैं ना कि मैं कल इस चीज़ का एक्शन लूँगा, तो एक्शन लेने की बजाय वो चीज़ उस आसमान पे चली जाती है, जब बढ़ जाती है, रेट उसका बढ़ जाता है। जब ये दोबारा उसको एक्शन पे आता है
تو کیا ہوتا ہے وہ چیز ہی مارکیٹ میں نہیں ملتی. جب یہ دوبارہ اس پہ ایکشن پہ آتا ہے تو لوگ بھوک سے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, وہ چیز ہی نایاب ہو جاتی ہے. اس حکومت کا انفارچونیٹلی ایک ایسا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے, یہ سارے ناڑی لوگ ہیں جو حکومت چلا رہے ہیں, کوئی کہیں سے کسی ملک سے اٹھ کے آیا ہوا ہے, کوئی کسی ملک سے اٹھ کے آیا ہوا ہے, کسی کو مشیر بنا دیا ہے, کسی کو سینئر مشیر بنا دیا ہے, جو پرانے لوگ ہیں, جو سیاسی لوگ ہیں, جن کو انہوں نے لیا تھا پارٹیوں سے, ان کو پیچھے کر دیا, آپ لوگ پیچھے بیٹھ جائیں, یہ لوگ حکومت چلائیں. اب جس کو پتہ نہیں ہے کہ گاڑی بس چلانے کا, تو وہ بس کو اس کو بٹھا دے تو 75 سیٹ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو مارنا ہی اس نے, اور کیا کرنا ہے. بے شک بے شک. اچھا آپ نے بات کی کہ اناڑی ٹیم ہے, ٹھیک ہے, اناڑی ٹیم کی وجہ سے آئے روز نت نیا جو ہے بحران آتا ہے, ٹھیک ہے, عوام پس کے رہ گئی ہے ان بحرانوں میں, کبھی آٹے کی شکل میں, کبھی یہ پٹرول کی شکل میں. تو آپ بھی پل 11 جو ہے سٹون کریش مارکیٹ سے ریلیٹڈ ہیں, تو آپ اس بحران کو کیسے دیکھ رہے ہیں جو پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے, پٹرول بم گرایا گیا عوام پہ؟ جو میری ناقص سوچ ہے, جو میں سوچتا ہوں, انٹرنیشنل کیا ہے, اندر کی باتیں کیا ہے, باہر کی باتیں کیا ہے, وہ خدا جانتا ہے, یہ مرکز من کے انہوں نے چند مافیا کو نوازا ہے 3 دن کے لیے. آپ میری بات یہاں پہ ریٹرن کر لیں, 3 دن کے بعد اب اس کے اوپر یہ دوبارہ ایک ریٹ بنائیں گے ٹھیک ٹھاک اربوں روپے. ایک پیٹرول پمپ کو انہوں نے کم از کم 50 لاکھ کی سلامی دی ہے پیٹرول پمپ کو. اوپر آپ چلے جائیں تو کروڑوں کی سلامیاں دی ہیں انہوں نے ٹینکروں والوں کو, کروڑوں کی سلامیاں دی ہیں انہوں نے اس کو, جو اپنا اس کے مافیا ہے جنہوں نے سٹاک کیا ہوا ہے اور سٹاکرز ہیں, اور انہوں نے اس کے گٹھ جوڑ میں کیا ہے کہ جناب ہم آپ کو اتنی کمیشن دیتے ہیں, آپ اتنا تھوڑا سا کر دیں. یار آپ بھائی جان, آپ ماشاءاللہ میڈیا کے بڑے ایکٹیو آدمی ہیں اور سمجھدار, اتنے آپ کا نام ہے ماشاءاللہ. آپ دیکھیں کہ آج سمری یا تیار ہوتی ہے, رات کو امیڈیٹلی 1 گھنٹے میں اس سمری کے اوپر آرڈر اناؤنس ہوتا ہے, جناب اس کو پاس کر دو, جناب آج شام سے یہ امپلیمنٹ, جو بھی رات 12 سے امپلیمنٹ ہونا چاہیے. سمری گئی ہے, وزیر اعظم اس کو دیکھے, پبلک کے حالات دیکھے, اس کے اوپر ایک کمیٹی بیٹھے, اس کو دیکھے کہ یار یہ پبلک کہاں سروائیو کرے گی, یا لوگ کہاں سروائیو کریں گے. کچھ بھی نہیں دیکھا انہوں نے جناب 25-22 روپے کچھ پیسے بڑھا کے جناب لوگوں کو کہا یہ آپ رات کو پیسے پیڈ کریں. جیسے ہم سے وہ یہاں کان پٹی رکھ کے لیا نہیں جاتا, بتہ وصول کیا جاتا ہے, ہم سے پبلک سے تو یہ بتہ وصول ہو رہا ہے جی. اچھا عادل بھائی, آپ نے بات کی کہ اوگرا سے جو ہے ودن 20 آور بھی نہیں انتظار کیا گیا, اور آگے ہوتا تھا کہ پچھلی حکومتوں میں 15 دنوں کے بعد ریٹس طے ہوتے تھے یا مہینے کے بعد طے ہوتے تھے, ٹھیک ہے. اس مرتبہ تو نہ کوئی 15 دن کا کوئی شیڈول تھا, نہ کوئی مہینے کے آخر کا کوئی شیڈول تھا کہ لاسٹ ڈیٹ ہو. اور کل میں نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا جی, کچھ پوسٹ دیکھی نجی ٹی وی چینلز کی کہ اوگرا بھی لا علم تھا اور وفاقی وزراء بھی اس چیز کے بارے میں کافی وزیر اعظم سے بحث مباحثہ ہوا کہ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے, یہ فیصلے کہاں سے ہو رہے ہیں ان چیزوں کے لیے؟ دیکھیں یہ فیصلے آپ کو بھی پتہ ہے, پوری پبلک کو پتہ ہے, اب بچے کو پتہ ہے کہ یہ فیصلے کہاں سے ہوتے ہیں. ان کی بس کی کوئی بات نہیں ہے. یہ رات کو اور بات کرتے ہیں, دن کو اور بات کرتے ہیں, صبح کو اور بات کرتے ہیں, کہاں سے فیصلے ہمارے اوپر دھن سے جاتے ہیں. یہ اب میں اس کے اوپر مزید جو ہے سب کو پتہ ہے کہاں سے فیصلے آتے ہیں. کوئی پی ایم اوس میں یہ فیصلے نہیں بنتے, کہاں سے آتے ہیں اب یہ. اچھا, یہ ملکی بحرانوں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جو بحران آئے روز آتے ہیں, ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ جو ہر روز بحران ہوتے ہیں نا, یہ مکی بھائی صرف اور صرف اونلی جو مافیا ہے نا اس ملک میں, وہ بحران پیدا کرتا ہے. جب تک یہ مافیا کنٹرول نہیں ہوگا, جب تک یہ مافیا اپنے اس کے اوپر گرپ نہیں بنائی جائے گی گورنمنٹ کی طرف سے, اس وقت تک اس غریب پبلک کا کوئی پرسونے حال نہیں ہے. جو جب جس کا مرضی چاہتا ہے آٹا سٹاک کر لیتا ہے, جس کا جی مرضی چاہتا ہے چینی سٹاک کر لیتا ہے, جس کا مرضی چاہتا ہے تیل سٹاک کر لیتا ہے, جس کا مرضی چاہتا ہے وہ مرغی سٹاک کر لیتا ہے, جس کا مرضی چاہتا ہے وہ جناب گندم سٹاک کر لیتا ہے, جس کی مرضی چاہتی ہے وہ چنے سٹاک کر لیتا ہے. جن کے ایون کے خودنی شیا فنڈامنٹل رائٹ ہم سے ایسے چھینے جاتے ہیں جو بیسک ہیں. باقی چیزیں گاڑیاں لینا, بڑے بڑے خواب دیکھنا, وہ دور کی بات ہے. ان چیزوں سے ہمیں نہیں نکالا جاتا, صرف یہ مافیا یہاں پہ ہمیں گھما رہا ہے تاکہ یہ لوگ اوپر آ نہ سکے, اوپر دیکھنے. اچھا, نیب ان چیزوں کا نوٹس کیوں نہیں لیتی ہے, ان پہ کارروائی کیوں نہیں کر رہی ان مافیاز کے خلاف؟ اب نیب جو ہے, نیب کا کام ہے گورنمنٹ کی طرف سے, جو نیب کا کام ہے گورنمنٹ کے ریفرنس کے اوپر کام کرنا. ہاں, یا تو ایسا ہو کہ اس کے اوپر کہ اس کو سو موٹو یہ لیں,
जैसे अदलिया 100 मोटो, सुप्रीम कोर्ट 100 मोटो लेती है, उसके पास पावर है को जिस मर्ज़ी का दायरे का 100 मोटो, या ये 100 मोटो लें या इसके रेफरेंस बना के भेजे जाएँ। अब रेफरेंस किसने बनाने हैं? जो माफिया है। रेफरेंस किसने बनाने हैं? जो इसके ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर बैठा हुआ है। अब रेफरेंस कौन भेजेगा? वो खुद ही सारे माफिया है। अब अपने खिलाफ कोई रेफरेंस नैब को भेजेगा, नैब तो नैब के पास जो रेफरेंस जाएगा उसके ऊपर वो काम करना शुरू कर देगा। नैब तो खुद मुख्तार अदारा है, वो क्यों किसी के रेफरेंस गवर्नमेंट के लेंगे? लेकिन नैब खुद मुख्तार अदारा कहा जाता है नहीं है। अच्छा, एक नैब न्याजी गठजोड़ की इस्तिलाह जो है आज ज़बान आम है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? नैब गठजोड़ न्याजी जो ये है कि अगर नैब कानून के मुताबिक काम करे, जो उसके लॉ हैं, लॉज के मुताबिक काम करे तो नैब ठीक है। अगर नैब ने किसी की डायरेक्शन पे काम करना है तो फिर न्याजी गठजोड़ी कहा जाए। अच्छा आदिल भाई, आप किक बॉक्सिंग पाकिस्तान के जो हैं वो सीनियर नायब सदर भी हैं, उस हवाले से आपसे पूछना है किक बॉक्सिंग के लिए जो है आप क्या इक़दाम कर रहे हैं? किक बॉक्सिंग फेडरेशन जो है ये हमारा इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा वहाँ पे रिंगेज है, जिसके अंदर मुख्तलिफ हमारे कोचेज़ और हमारी टीम जो है वहाँ लड़कों को सिखाती हैं ये बॉक्सिंग। एक होती है सिर्फ बॉक्सिंग, एक होती है किक बॉक्सिंग। एक आप बॉक्स करते हैं उसके साथ किक का इस्तेमाल करते हैं, टांग को भी ऊपर करते हैं, उसको किक बॉक्सिंग कहते हैं। इसमें दो चीज़ें हैं। जो किक बॉक्सिंग है वो हमारे जो इवेंट्स होते हैं वो मुख्तलिफ मुल्कों में भी होते हैं। अभी भी हमारा ज़ैद रशीद इसका जो कोच है हमारा, वो अभी भी थाईलैंड गए हुए हैं अपनी टीम को लेके। वहाँ पे हमारा माशाल्लाह बड़े इवेंट्स आते हैं और बड़े मुल्क में एक नाम पैदा करते हैं। हमारे लड़के बाहर से जीत के आते हैं और उसमें बड़े गोल्ड मेडलिस्ट भी लिए हैं लड़कों ने, और जब वापस आते हैं वो मिलते हैं प्राइम मिनिस्टर को और मुख्तलिफ लोगों को कि हम इन लोगों को प्रमोट करते हैं और बाहर जाके भेजते हैं कि ये इतना टैलेंट है हमारे मुल्क में कि बंदा सोच नहीं सकता इसके। अच्छा आदिल भाई, आपसे पूछना ये था कि आप सियासत के साथ साथ समाजी कामों में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तो ये दोनों चीज़ें आप एक साथ लेकर कैसे चलते हैं? समाजी काम, लोग आते हैं हमारे पास काम के सिलसिले में, हमने अपनी गवर्नमेंट में लोगों के साथ तल्लुकात बनाए हुए हैं। हमारी हुकूमत हो भी ना तो हम लोग हमारी इज़्ज़त करते हैं, ऑफिसर से तल्लुकात हैं, वो अच्छी रिस्पेक्ट करते हैं। फिर एज़ पर लॉ हम काम लोगों को बताते हैं कि ये काम है। इस मुल्क में हमारा जो इस पाकिस्तान है, इसमें सबसे ज़्यादा जो अवेयरनेस नहीं है लोगों को, कानून की बालादस्ती नहीं है। अगर लोगों को कानून का पता हो जाए ग्रास रूट लेवल पे तो कभी भी लोग मार ना खाएं। अब मोस्टली ऐसे लोग हमारे पास आते हैं कि जिनका काम होने वाला होता है कानून के मुताबिक होता है, सर उनको पता नहीं होता कि हमने करना कैसे है, क्योंकि हमने इस चीज़ों में मारें खाई हैं। ऑफिसर को मिले हैं, हम जानते हैं कि डीआईजी का दफ्तर किधर है, एसपी का दफ्तर किधर है, डीसी का दफ्तर किधर है, कैसे इंटर होना है, कैसे मिलना है, कैसे बात करनी है, कैसे इसको अपना मौक़िफ़ सुनाना है। लोग बेचारे ऐसा नहीं कर पाते, तो फिर लोग समझते हैं कि जिसका 2-4 काम 5 हो जाए काफ़ी अरसे से ये, तो लोग आते हैं, हम उस हिसाब से लोगों के उनकी वकालत करते हैं कि यार ये काम है इनका और इनका होना चाहिए पूरे एज़ पर लॉ। अच्छा आदिल भाई, प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। आपका शुक्रिया, आपकी टीम का शुक्रिया, ख़ास तौर पे डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी का शुक्रिया जिसने ये बहुत बड़ा एक सिस्टम जो बनाया है डिस्ट्रिक्ट के लिए और ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अवेयरनेस के लिए और अपने हलके के लिए। तो मैं उनका भी बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आप जैसे बड़े खूबसूरत और चाँद जैसे पूरी टीम पैदा की है इसमें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला, मेरी दुआ है कि इसको अदारे को फले फूले और इंशाअल्लाह। अच्छा, प्रोग्राम में हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।